नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है अधिगम अक्षमता विकार, जिसमें हम मानसिक विकारों के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जिसमें हमने जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो प्रमुख हमारे विकार हैं उन विकारों के विषय में चर्चा कर ली है। और आज हम इसके द्वितीय भाग में अन्य जो महत्वपूर्ण अभी हमारे कुछ रह गए हैं, लगभग हम 15 से 16 विकारों पर चर्चा करेंगे। आज जितने हमारे 6-7 हो सकते हैं, हम उतने अधिगम विकारों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बाकी के विकारों पर हम इसकी तीसरी कक्षा में जो हमारा तीसरा भाग आएगा उस विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है, हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो जाता है अधिगम अक्षमता विकार, चाहे सीट कोई भी स्टेट टेट है या सेंट्रल टेट है या फिर कोई भी शिक्षक संबंधित परीक्षा क्यों ना हो हमारी, उन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी होता है। और हम शिक्षक हैं तो हम लोगों के लिए जानना वैसे भी ज़रूरी होता है कि एक बच्चे के अधिगम को क्या चीज़ प्रभावित करती है। ठीक है, तो शिक्षकों के लिए भी ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं उनका अधिगम किन चीज़ों से, किन विकारों से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपना आज का प्रकरण। एक सेकेंड। चलिए शुरू करते हैं। अन्य जो हमारे रह गए हैं अक्षमता विकार, उनको देखते हैं, जिसमें सबसे पहले डिस्थीमिया आता है। ठीक है, डिस्थीमिया तनाव संबंधित विकार है, अर्थात हमारे डिप्रेशन से संबंधित है। क्या लिखते हैं डिस्थीमिया के बारे में? डिस्थीमिया एक दीर्घकालिक हल्का लेकिन लगातार रहने वाला अवसाद है। ठीक है, एक ऐसा अवसाद है दीर्घकालिक है, मतलब जैसे आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन काफी लंबे समय तक चलता है, उसका तनाव जो है लंबे समय तक चलता है, मानसिक तनाव। तो दीर्घकालिक है लेकिन हल्का है और लगातार रहने वाला है, मतलब लंबे समय तक रहने वाला होता है। इसमें व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो सामान्य से कम उत्साही और नकारात्मक होता है, अर्थात व्यक्ति को निगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मकता उसके अंदर आ जाती है, उसका जो मस्तिष्क है, ठीक है, वो सामान्य से कम उत्साही होता है। इस प्रकार की परेशानियां होने लगती हैं जब व्यक्ति को तनाव हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे केस देखे होंगे। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो उसका जो मस्तिष्क है वो किसी भी चीजों में नहीं लगता है, हर चीज में नकारात्मकता उसके अंदर आती है। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। ठीक है, अब इसके लक्षण देखते हैं, किन लक्षणों से ये हमारा हो सकता है अक्षमता विकार, क्या-क्या लक्षण भी होते हैं। लगातार उदासी या खालीपन की भावना इसका लक्षण है। अगर व्यक्ति को लगातार उदासी है, लगातार वो उदास दिखाई देता है या वो खालीपन की भावना उसके अंदर महसूस होती है, अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि उसका जीवन व्यर्थ है, अपने आप को खालीपन-सा महसूस करता है, तो उसे डिप्रेशन है, तनाव है। थकान या ऊर्जा की कमी महसूस होना, आत्मसम्मान की कमी महसूस होना, जब व्यक्ति को आत्मसम्मान नहीं मिल पाता है, तो व्यक्ति तनाव में जाने लग जाता है। ठीक है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, जब व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को या बालक को अपना ध्यान एकाग्र करने में, केंद्रित करने में कठिनाई हो रही हो, तो वो भी तब भी उसमें है, तनाव में है। ठीक है, नींद की समस्या, या तो बहुत कम नींद लेना या फिर अत्यधिक नींद का आना भी हमारा तनाव का एक लक्षण होता है। ठीक है, भूख में बदलाव, कम भूख लगना या ज्यादा भूख लगना। मानो एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लगती है तो भी वो तनाव में, या कम भूख लगती है तो भी तनाव में है, ज्यादा नींद आती है तो भी तनाव में है, और कम नींद आती है तो भी वो तनाव में है। निराशा या हताशा की भावना होना, यदि व्यक्ति के अंदर निराशा है अपने कार्यों को लेकर के, वो हताश हो जाता है अपने कार्यों से, अपनी असफलता से, तो वो डिप्रेशन में जाता है। ठीक है, और क्या है, सामाजिक दूरी या रुचि की कमी होती है। जब बालक या व्यक्ति को सामाजिक दूरी होती है, अर्थात समाज से उसका सही संबंध नहीं चल रहे होते हैं। ठीक है, या अरुचि उसके अंदर आने लगती है, रुचि में कमी होने लगती है समाज के प्रति, तो वो तनाव में जाता हुआ नजर आता है। ठीक है, अब इसके कारण देखते हैं, किन कारणों से ये हो सकता है। एक तो जैविक कारण हो सकते हैं इसके। ठीक है, जैविक कारण मतलब मस्तिष्क के रासायनिक असंतुलन। ठीक है, मस्तिष्क का असंतुलन, रासायनिक असंतुलन। दूसरा इसका आनुवांशिक कारण, जेनेटिक जो रीजन है, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। परिवार में अवसाद का इतिहास, यदि परिवार में किसी को पहले अवसाद रहा हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी इसका कारण बन सकती हैं। व्यक्ति को हो सकता है हमारा तनाव, पर्यावरणीय कारण भी बन सकते हैं, लगातार तनाव या असफलता या अकेलापन। ठीक है,
यदि व्यक्ति को लगातार तनाव है या लगातार असफल रहता है, लगातार अकेलापन महसूस करता है, तो उसे तनाव हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, जिसमें नकारात्मक सोच आ सकती है या आत्मदोष भी आ सकता है, जो अपनी क्या करते हैं व्यक्ति के अंदर एक नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को जन्म देते हैं, उत्पन्न करते हैं और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है, ठीक है? अब इसके उपचार कैसे हो सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें? मनोचिकित्सा हो सकती है, साइकोथेरेपी जिसे हम कहते हैं, इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो सकती है, जिसे सीबीटी कहा जा सकता है, ठीक है? उसका संज्ञानात्मक जो संज्ञानात्मक वो है व्यवहार है, उसका अध्ययन किया जा सकता है, उसकी उसको वो दी जा सकती है एक प्रकार की चिकित्सा, ठीक है? औषधि मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है? जैसे एंटी डिप्रेसेंट जो हमारी टैबलेट्स आती हैं, उनको ले सकते हैं और जीवन शैली में सुधार, नियमित व्यायाम करना, नींद और स्वास्थ्य पूर्ण नींद लेना, ठीक है? पर्याप्त नींद लेना और स्वस्थ आहार मतलब जो हेल्थी फूड हैं, उनका आहार करना, उनको खाना, ठीक है? जैसे सैलेड वगैरह हैं, उन चीज़ों का सेवन करना और सामाजिक सहयोग में परिवार, मित्र या जो उनका सामूहिक ग्रुप है, उस ग्रुप से बातचीत, ठीक है? इससे हम क्या कर सकते हैं, उनको उनका उपचार कर सकते हैं जो व्यक्ति तनाव में है। एक तो उन्हें मनोचिकित्सा दे सकते हैं, साइकोथेरेपी जिसे कहा जा सकता है, उसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियर के बारे में उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनको उसको सुधार सकते हैं और औषधि मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीवन शैली में सुधार, जो हमारी जीवन शैली लाइफ़स्टाइल चल रही है, उस लाइफ़स्टाइल को भी बदल सकते हैं, ठीक है? और सामाजिक सहयोग भी घर परिवार वालों से, दोस्तों से भी उन्हें सहयोग की अपेक्षा होती है, ठीक है? उसके बाद है हमारा डिस्मोर्फिया। अगला जो हो है महत्वपूर्ण एक और डिस्मोर्फिया। ये अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा और ताकतवर समझने का जो लक्षण व्यक्ति के अंदर होता है, उसे हम डिस्मोर्फिया कहते हैं, ठीक है? डिस्मोर्फिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसे हिंदी में शारीरिक वितरिक बोध विकार कहा जाता है, ठीक है? या शरीर के प्रति विकृति धारणा विकार भी कहा जाता है, जहाँ व्यक्ति अपने आप को दूसरे से सुंदर समझने लगता है, बार-बार शीशा देखेगा वहाँ पे, ठीक है? या शीशा देखना ही नहीं चाहेगा, सुंदर समझेगा या असुंदर समझेगा, लंबा, छोटा समझेगा, ताकतवर या कमजोर, इस प्रकार की स्थिति बनती है, ठीक है? चलो देखते हैं इसके बारे में। डिस्मोर्फिया एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक रूप या दिखावट के किसी हिस्से को लेकर अत्यधिक असंतुष्ट या चिंतित रहता है, ठीक है? ऐसी स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति अपने शारीरिक रूप या दिखावट को लेकर के अत्यधिक या तो असंतुष्ट रहेगा, ठीक है? अनसैटिस्फाई रहेगा या चिंतित रहेगा। भले ही वह हिस्सा सामान्य हो या उसमें बहुत मामूली कमी हो, ठीक है? भले ही वो हिस्सा बहुत सामान्य हिस्सा हो या फिर उसमें बहुत कम मामूली सी क्या हो, कमी हो, ठीक है? तब भी व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को असंतुष्ट समझने लगता है। इसे चिकित्सा की भाषा में क्या कहा जाता है, बॉडी डिस्मॉर्फिक और डिसऑर्डर कहा जाता है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के नाम से, जिसे बीडीडी कहा जाता है, इसे चिकित्सा की भाषा में कहा जाता है, ठीक है? जहाँ पे व्यक्ति अपने आप को असंतुष्ट समझता है शारीरिक रूप या दिखावट के तौर पर। अब इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, डिस्मोर्फिया होता कैसे है? तो इसमें शरीर के किसी भाग को लेकर अत्यधिक ध्यान देना, जैसे चेहरा, नाक, त्वचा, बाल या शरीर की बनावट को, ठीक है? मुख्य लक्षण क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपने किसी शरीर के किसी भाग को लेकर के उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, भले ही वो चेहरा है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं, अपने चेहरे को लेकर के बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, सचेत रहते हैं, ठीक है? बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, नाक थेरेपी करवा लेते हैं, यहाँ तक तो लोग अपनी नाक को सही करने के लिए, त्वचा अपने स्किन को लेकर के, हेयर्स को लेकर के बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्ट, शैम्पू को यूज़ करते हैं। शरीर की बनावट, यदि बनावट ठीक नहीं है तो जो अमीर लोग हैं, ठीक है? या जो फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के हैं, उन्हें देखोगे उन्होंने अपने शरीर की बनावट को ठीक कराया हुआ है थेरेपी के द्वारा। आईने में बार-बार खुद को देखना या कभी-कभी आईना देखने से बचना। यदि हम आईने में खुद को बार-बार देखते हैं या कभी-कभी आईना देखने से बचते हैं, तो भी हम मोर्फिया के शिकार हो चुके हैं, ठीक है? दूसरों से अपनी दिखावट के बारे में बार-बार पूछना, दूसरों से अपने बारे में पूछना कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या मेरी स्थिति है, इस प्रकार के प्रश्न करना, ये भी मोर्फिया का लक्षण है। कॉस्मेटिक उपचार या सर्जरी करवाने की चाह, भले ही चिकित्सक कहे कि
कोई दोष नहीं है, ठीक है? कॉस्मेटिक उपचार अर्थात अनेक विभिन्न प्रकार के प्रोडक्टों को, सामग्रियों को यूज़ करना, प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, ठीक है? या सर्जरी करवाने की चाह होना, इच्छा होना, भले ही चिकित्सक कहे कि कोई दोष नहीं है, फिर भी हमारे अंदर क्या है, एक चाह होती है कि हम सर्जरी करवा के अपने आप को ठीक करवा लें, ठीक है? सामाजिक स्थितियों से बचना, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि लोग उसकी खामी पर ध्यान देते रहे हैं, ठीक है? सामाजिक स्थिति से जब बचता है, जब कोई व्यक्ति मनुष्यों के सामने नहीं आता है, समाज के सामने नहीं आता है, तो वो क्या सोचता है कि उस जो लोग हैं वो संसार वाले उसकी कमी निकालेंगे, संसार के जो व्यक्ति हैं या उसका समाज है, तो वो समाज उसकी कमी निकालेगा। इसलिए वो क्या करता है, सामाजिक स्थितियों से बचता है, उनके सामने आने से बचता है, ठीक है? और क्या हो सकता है, अवसाद, डिप्रेशन या चिंता, एंग्जायटी के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। यदि व्यक्ति को अवसाद है, डिप्रेशन है, यदि चिंता, एंग्जायटी है, तो भी व्यक्ति क्या है, डिस्मोर्फिया से ग्रसित है, ठीक है? अब इसके कारण देखते हैं, किन कारणों से डिस्मोर्फिया होता है हमारा। कम आत्मसम्मान होना अर्थात लो सेल्फ एस्टीम्स का होना, कम आत्मसम्मान मिलना। मानो कोई व्यक्ति किसी संस्थान में काम करता है, तो उसे कम आत्मसम्मान मिलता है, तो डिस्मोर्फिया से ग्रसित होगा, ठीक है? बाल्यावस्था में उपहास या आलोचना का अनुभव। अब आप विद्यालय में कोई पढ़ाता हो या आगे पढ़ाओगे, तो आप देखोगे कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि बचपन में उनका उपहास उनके साथियों से उड़ाया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है। इसका जो अनुभव होता है, वो आगे चल कर के डिस्मोर्फिया का एक रूप ले लेता है, ठीक है? सोशल मीडिया या सुंदरता के आदर्शों का प्रभाव, ठीक है? सोशल मीडिया या फिर सुंदरता के आदर्शों का प्रभाव पड़ना, सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ना, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन होना, न्यूमेरिकल इम्बैलेंस होना, ठीक है? न्यूमेरिकल इम्बैलेंस के कारण भी हमारा डिस्मोर्फिया हो सकता है। अब इसके उपचार कैसे करेंगे? कैसे ये ठीक किया जा सकता है? पहले संज्ञानात्मक व्यवहारिक चिकित्सा दी जा सकती है इन्हें। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा व्यक्ति को अपने नकारात्मक विचारों को पहचानने और बदलने में मदद की जाती है। वहाँ पर उन्हें सिखाया जाता है कि तुम्हारे जो नकारात्मक पक्ष हैं, उन्हें तुम बदल सकते हो, उन्हें बदला जा सकता है, उन्हें सिखाया जाता है। औषधीय उपचार किया जाता है, मेडिसिन दी जाती हैं, जिनसे वो ठीक हो सके, उनका व्यवहार ठीक हो सके। और एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेसेंट जैसे जो दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ दी जा सकती हैं, जिसे SSRIs कहा जाता है, ठीक है? ये सारी टैबलेट्स दी जा सकती हैं, ताकि जो मनुष्य है, जो डिस्मोर्फिया या अवसाद का शिकार बना हुआ है, उसका उपचार किया जा सके। सामर्थ्य और परामर्श की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है यहाँ पे, ठीक है? कि घर परिवार, उनके दोस्त, उनका समाज उनका समर्थन करे, उनको नकारे नहीं और उन्हें परामर्श दे, ठीक है? उन्हें परामर्श दे कि ये इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है, समाज की बातों में ध्यान ना दिया जाए, या किस प्रकार से तुम अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हो, इस प्रकार के उन्हें परामर्श दिए जाने चाहिए, ठीक है? चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? डिस्फेजिया, जब अजेफिया शारीरिक विकार के कारण हो, ठीक है? जब अजेफिया जो हमारा विकार होगा, वो शारीरिक विकार के कारण होगा, तब हमारा डिस्फेजिया नामक विकार होता है। अजेफिया क्या होता है? अफेजिया क्या होता है? इसको शायद हम जान चुके हैं, नहीं जाना है तो अभी हम जानेंगे, ठीक है? चलो, अफेजिया, डिस्पेजिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति खाद्य पदार्थों या तरल पदार्थों को गले से नीचे ले जाने में समस्या होती है, ठीक है? ऐसी स्थिति है डिस्फेजिया, जिसमें व्यक्ति को कोई भी खाद्य पदार्थ को अपने गले से नीचे ले जाने में, गले से निगलने में समस्या होती है, जो अक्सर ग्रास नली, ठीक है? या तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी के कारण होता है, ठीक है? या तो हमारी जो ग्रास नली है, उस ग्रास नली से भोजन अटकता है उसमें, ठीक है? उसमें खराबी होती है, या फिर हमारे तंत्रिका जो तंत्र है हमारा, उसमें गड़बड़ी के कारण, उसमें समस्या के कारण हमें डिस्फेजिया नामक बीमारी हो सकती है, ठीक है? उसके मुख्य लक्षण, अब इनसे बच्चा कैसे प्रभावित होगा, उनका अधिगम कैसे प्रभावित होगा? जब बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा, तो अधिगम तो उनका प्रभावित होना ही होना है, ठीक है? इसके मुख्य लक्षण, खाना निगलने में कठिनाई या दर्द होना, ठीक है? अफेजिया जो है, अब वो शारीरिक रूप में आ रहा है, व्यक्ति के शरीर की समस्या है, तो शारीरिक विकार बन गया, ठीक है? तो क्या बता रहे हैं? खाना निगलने में कठिनाई या दर्द होना, इसका लक्षण है। खाने के समय खांसी या गला रुकना, ठीक है? खाने के समय जब हमें खांसी आती है या हमारा गला रुक जाता है, तो भी हमें डिस्पेजिया हो सकता है।
या खाना निगलने में ठंडियों के समय में भी जब आप देखोगे तो हमें सर्दी के कारण जैसे गले में दर्द होने लगता है, यहाँ तक हम अपना सलाइवा नहीं निगल पाते हैं, इतना दर्द होता है। इसी प्रकार का निगलने में दर्द होता है, ठीक है। और खांसी वगैरह आती है खाना खाते समय। और नाक खाना या तरल नाक या मुंह से वापस आना है। यदि हम खाना खा रहे हैं या कोई तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं और वो हमारे मुंह से वापस आता है अर्थात उल्टी होती है, तो वो भी डिस्फेजिया हो सकता है। गले में कुछ अटकने का एहसास होना, केवल एहसास होना कि गले में कुछ अटका हुआ है, ऐसा एहसास होना भी डिस्फेजिया का एक लक्षण है, ठीक है। और अगला क्या है, धीरे धीरे वजन कम होना, क्योंकि व्यक्ति सही से खा नहीं पाता है। यदि व्यक्ति सही से खा नहीं पाएगा, अब गले में दर्द है तो भोजन या तरल पदार्थ तक गले में नहीं जा पा रहा है तो दर्द होगी, ठीक है। तो कम खाना खाएगा तो वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। लार का अत्यधिक बहना, ठीक है, जो हमारा सलाइवा है, लार होती है, उसका अत्यधिक बहना भी क्या है, हमारा एक डिस्फेजिया का वो है, लक्षण है, ठीक है। अब इसके टाइप्स देखें, प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा फेरिंजल डिस्फेजिया, ठीक है। ऑरोफेरिंजल जो डिस्फेजिया है उसमें मुंह और गले से संबंधित होता है। ऑरोफेरिंजल, इसमें निगलने की प्रक्रिया की शुरुआत में दिक्कत होती है, ठीक है। निगलने अर्थात जब हम खाना या तरल पदार्थ को निगलते हैं तो उसमें शुरुआत में दिक्कत होती है, जैसे स्ट्रोक स्ट्रोक के कारण हो सकता है हमारा ऑरोफेरिंजल, या पार्किंसंस के कारण हो सकता है, मांसपेशियों में कमजोरी के कारण हो सकता है, और तंत्रिका रोग आदि के कारण भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे दूसरा जो है हमारा ग्रास नली से संबंधित है, ठीक है। ओसोफज क्या है, एसोफजील कहा जाता है इसको, एसोफजील डिस्फेजिया, ठीक है, जो ग्रास नली से संबंधित है। खाना गले से नीचे जाते समय रुक जाता है, ठीक है, ग्रास नली में हमारे रुक जाता है, जिससे ग्रास पेट तक पहुंचता है, वहां रुक जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है, एसिड रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, ट्यूमर भी हो सकता है, ग्रास नली का संकुच या सूजन हो जाना। यदि ग्रास नली संकुच हो गई है या सूजन भी है तो भी हमारा क्या हो सकता है, ग्रास नली से संबंधित जो डिस्फेजिया बीमारी है वो बीमारी हो सकती है, ठीक है। अब इसके कारण क्या है, किन कारणों से ये होता है। तंत्रिका संबंधी रोग जैसे स्ट्रोक, पार्किंसंस होना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होना, ठीक है, मांसपेशी संबंधित विकार होना अर्थात उनमें कमी होना, ग्रास नली में संकुचन होना, नैरोइंग हो जाना उसका, ठीक है, संकुचित हो जाना, और गले में या ग्रास नली में संक्रमण या सूजन हो जाना, संक्रमण होना या फिर सूजन हो जाना, ट्यूमर या चोट। यदि चोट लगी है हमें या हमारा ट्यूमर है किसी प्रकार का हमें, तो उसके कारण भी हमें डिस्फेजिया नामक बीमारी हो सकती है, ठीक है। अब इसके उपचार कैसे करें, स्पीच या स्वेलोथेरेपी इसकी की जा सकती है, गले की क्रिया को सुधारने के लिए विशेष व्यायाम, ठीक है। स्पीच थेरेपी दी जा सकती है इन्हें, या फिर स्वेलोथेरेपी दी जा सकती है, जिससे गले की जो समस्या है उसको सुधारने के लिए नियमित व्यायाम सिखाए जाते हैं। खाने की आदतों में बदलाव किया जाता है, तरल पदार्थों, मुलायम भोजन या गाढ़ा पेय पीने को ज्यादा कहा जाता है। दवाइयाँ सूजन या एसिड रिफ्लेक्शन के इलाज के लिए मेडिसिन लेने के सुझाव दिए जाते हैं। और यदि ज्यादा बड़ी समस्या है तो सर्जरी करने के लिए, यदि ट्यूमर है, ठीक है, रुकावट या संरचनात्मक दोष हैं तो सर्जरी करने के भी सुझाव दिए जाते हैं। इनके द्वारा हम इसका उपचार कर सकते हैं, ठीक है। आगे आता है हमारा बुलिमिया। अगला जो हमारा विकार है वो है बुलिमिया, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति से संबंधित है। या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाने लग जाता है या बहुत कम खाने लग जाता है, ठीक है। चलो, बुलिमिया वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में खाना खा लेता है, ठीक है, और उसके बाद वजन बढ़ने से बचने के लिए जानबूझकर उल्टी, वमन और लैक्जेटिव या अत्यधिक व्यायाम करता है, ठीक है। तो क्या करता है व्यक्ति, बुलिमिया जब बीमारी उसे हो जाती है तो अत्यधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, और जब उसका वजन बढ़ने लगता है तो उससे बचने के लिए या तो जानबूझकर उल्टियाँ करने लगते हैं, वमन करने लगते हैं अर्थात खाए हुए को बाहर निकालने लगते हैं, ठीक है, और लैक्जेटिव या अत्यधिक व्यायाम वो करने लग जाते हैं, ठीक है, ट्यूरिंग बिहेवियर जिसे कहा जाता है, वो अपन व्यायाम करने लग जाते हैं। जो देखते होंगे, वजन बढ़ गया तो लोग जिम चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब बुलिमिया है तो अत्यधिक मात्रा में इंसान भोजन करता है, अर्थात मानो जो आप लोगों के सामने भी जो व्यक्ति है, यदि वह अत्यधिक मात्रा में भोजन कर रहा है, खाना खा लेता है, तो वो बुलिमिया से प्रभावित है, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में खाना खा लेते हैं, फिर
वजन बढ़ने का जो डर है उससे जानबूझकर बचने के लिए या तो उल्टियाँ करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं या फिर व्यायाम वगैरह, जिम वगैरह करने लग जाते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य विकार आमतौर पर आत्म छवि और शरीर के आकार को लेकर असंतोष के कारण होता है। ठीक है? आत्म छवि के कारण अर्थात स्व छवि, स्व चित्र के कारण हो सकता है या शरीर के आकार को लेकर के जो असंतोष है, असंतोष के कारण हो सकता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी बार-बार हँसी उड़ाई जाती है तो आत्म छवि उसकी कम हो रही है और शारीरिक आकार को लेकर जो असंतोष था कि शरीर बहुत ज़्यादा पतला है, इस कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाना खाने लग जाता है मोटा होने के चक्कर में, ठीक है? अब इसके मुख्य लक्षणों में सबसे पहले लक्षण देखो अत्यधिक खाने की प्रवृत्ति होना, ठीक है? अत्यधिक थोड़े समय में बहुत अधिक खाना खा लेना, अर्थात मानो कुछ ही देर में या हर घंटे-घंटे में खाना खाते रहना, इस प्रकार से अत्यधिक खाना खाने की प्रवृत्ति होती है। और खाने के बाद खुद को उल्टी कराने की आदत, ठीक है, खाना तो खा लिया लेकिन उसके बाद क्या करना, खुद को उल्टी करवाने की आदत डालना ताकि उसका असर ना पड़े ज़्यादा और वजन ना बढ़े, ठीक है। लैक्सेटिव या डाइयूरेटिक या क्लीजिंग सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना जिनसे वजन बढ़ता है या शरीर का मोटापा बढ़ता है, शरीर मस्कुलर बनता है, ऐसे सप्लीमेंट्स का प्रयोग करना। अत्यधिक व्यायाम करना वजन नियंत्रित करने के लिए, ठीक है? अत्यधिक आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं तो उसी हिसाब से अपना वजन नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक व्यायाम करना, भोजन को छिपाकर खाना या रात में खाना, ठीक है? अब ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए भोजन छुपा के रख लेता है या रात में खाना खाता है, उसे छुपाए हुए भोजन को, ये भी एक उसका लक्षण है। शरीर के आकार और वजन को लेकर अत्यधिक चिंता होना, ठीक है? अपने शरीर के आकार को और वजन को लेकर के अत्यधिक चिंता होना, ये इसके लक्षण है, ठीक है? अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? मानसिक और भावनात्मक कारक हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मानसिक या भावनात्मक जैसे अवसाद, चिंता, कम आत्मसम्मान, ठीक है? भावनात्मक कम आत्मसम्मान और मानसिक है अवसाद या चिंता, डिप्रेशन या एंजाइटी की समस्या होना या लो सेल्फ एस्टीम का होना क्या करता है? बुलिमिया का कारण बनता है। सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव भी होते हैं, सुंदरता और पतले शरीर के आदर्श, ठीक है। अब सामाजिक दबाव हैं और सांस्कृतिक दबाव हैं, सुंदरता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जो व्यक्ति सुंदर नहीं है, वो सुंदर दिखने के लिए या जो पतला शरीर है जिसका वो मोटा होने के लिए ज़्यादा खाना खाने लग जाता है। और क्या कारण हो सकते हैं? जीनी और जैविक कारण, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, ठीक है। जीन अर्थात जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं और जैविक कारण भी हो सकते हैं। परिवार और बचपन के अनुभव अर्थात परिवार के जो अनुभव हैं, क्या परिवार द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता या उसके बचपन के जो अनुभव हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है? ये इसके कारण बनते हैं बुलिमिया के। अब इसके जोखिम क्या-क्या हो सकते हैं हमें? पाचन तंत्र की समस्या हो सकती है, एसिड रिफ्लेक्शन या अपच की समस्या हमें हो सकती है, दाँत और मसूड़ों में क्षति, उल्टी से एसिड के कारण उल्टी जब हम करते हैं, वॉमिटिंग करते हैं, तो उसमें एसिड बाहर आता है। एसिड भी वो होता है, मिक्स होता है जो हमारे पेट से बाहर आता है, तो उससे हमारे दाँत और मसूड़े क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन जिससे हृदय संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं हमारी, ठीक है? और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएँ या तो हमें डिप्रेशन होगा या आत्महत्या का खतरा भी बढ़ सकता है। यदि व्यक्ति को बार-बार समाज से दबाव पड़ रहा है, तो वो आत्महत्या तक भी पहुँच सकता है, ठीक है? इस प्रकार के जोखिम हमें हो सकते हैं। अब इसके उपचार कैसे करें? क्या उपचार हो सकते हैं? संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, जिसे सीबीटी कहा जाता है, ठीक है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, खाने की आदत और सोच में बदलाव होगा इससे। जब उन्हें समझाया जाएगा कि कम खाना खाना चाहिए और जो उनकी सोच बनी हुई है, धारणा बनी हुई है कि समाज द्वारा बस सुंदर लोगों को ही स्वीकारा जाता है, इस प्रकार की सोच को बदलना, ठीक है? और दवा, मेडिसिन्स अवसाद और चिंता को नियंत्रित करने के लिए अर्थात जो उन्हें डिप्रेशन हुआ है या एंग्ज़ायटी हुई है, उसे कम करने के लिए दवा लेने को सुझाव दिए जाते हैं। पोषण परामर्श, ठीक है? क्या करते हैं, पोषण परामर्श दिए जाते हैं सही खाने की आदत के लिए अर्थात कि हमें पोषक भोजन खाना चाहिए, पोषण तत्व का प्रयोग हमें करना चाहिए भोजन के तौर पर। और दूसरा समर्थन समूह और परिवार का सहयोग, ठीक है? समर्थन समूह अर्थात जो उनका समूह है, ग्रुप है, भले ही वो विद्यार्थी ग्रुप है या फिर उनके साथ कार्य करने वाले या उनके समाज का समूह है और जो उनका परिवार है उससे हमेशा सहयोग चाहते हैं कि हमें सहयोग उनसे मिलता रहे, ठीक है? ये इसके प्रमुख उपचार थे बुलिमिया के। अब दूसरा आता है हमारा प्रोजेरिया, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। यदि कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखने लगते हैं, तो वो प्रोजेरिया से संबंधित बीमारी होती है, ठीक है? अब देखते हैं प्रोजेरिया क्या है?
एक जन्मजात आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक मतलब जेनेटिक रोग है, जिसमें बच्चा या बच्चों का शरीर सामान्य उम्र के मुकाबले तेजी से बूढ़ा होने लगता है। ठीक है, आनुवांशिक है अर्थात उनके घर परिवार की समस्या है। ठीक है, जिसमें बच्चे का शरीर क्या होने लगता है, कम उम्र में ही या सामान्य उम्र के मुकाबले ही तेजी से बूढ़ा होने लग जाता है। बहुत बच्चे तुमने ऐसे देखे होंगे कि कम उम्र में ही वो बहुत ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं, वयस्क से दिखने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे अब तुम किसी विद्यालय में पढ़ाते हो या पढ़ाओगे आगे, तो आप देखोगे कि वहाँ पे 7th में 8th में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे वो अभी 11th 12th में पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो हमारे प्रोजेरिया से संबंधित होती है। ठीक है, यह बीमारी लंबा जीवन, ठीक है, लंबा जीवन, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग लाइफ सन जिसे हम कहते हैं, लाइफ स्पैन जिसे हम कहते हैं, नहीं देती। प्रभावित बच्चे आमतौर पर 13-20 साल की उम्र में हृदय रोग या स्ट्रोक के कारण मृत्यु का सामना कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी प्रोजेरिया है वो हमें लंबा जीवन नहीं देती है, लंबा जीवन नहीं देती है। जो बच्चे इससे प्रभावित हो जाते हैं लगभग 13 से 20 उम्र में ही वो हृदय रोग के कारण या स्ट्रोक के कारण, अर्थात जो हमारा हार्ट अटैक का वो है लक्षण है, हार्ट अटैक के कारण या स्ट्रोक के कारण उनकी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु का सामना कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रोजेरिया से क्या है हमारे ग्रसित हैं, प्रोजेरिया ने उन्हें प्रभावित किया हुआ है, भले 13 से 20 साल के बच्चे, इसी बीच में बच्चों का वो हृदय रोग हो सकता है, हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। इसके मुख्य लक्षण क्या है, देखते हैं मुख्य लक्षण। तेजी से बढ़ता हुआ बुढ़ापा, चेहरे की त्वचा पतली या झुर्रियां वाली होना। ठीक है, लक्षण अगर किसी बच्चे में हमें उसकी चेहरे की त्वचा या त्वचा पतली होना या फिर झुर्रियां पड़ना, त्वचा बहुत ज्यादा खिंची खिंची सी लगना। ठीक है, बालों का झड़ना। ठीक है, सिर या शरीर दोनों से, हमारे शरीर में भी हेयर्स होते हैं, रोमस होते हैं हमारे, उनका झड़ना या फिर बालों का झड़ना भी हमारा प्रोजेरिया से संबंधित है। छोटी काया और शरीर का विकास रुकना। ठीक है, ग्रोथ रुक जाना, हमारा ग्रोथ का रुकना। ठीक है, छोटी काया का और शरीर का जो शारीरिक विकास है उसका रुक जाना। चेहरे की असामान्य बनावट, बड़ा सिर होना, सूखी और झुर्रियों वाली त्वचा होना, छोटा नाक और कान। ठीक है, नाक का छोटा होना भी हमारा इसी प्रोजेरिया का ही एक लक्षण है। और अगर कान भी छोटे हैं तो वो भी हमारे क्या है, प्रोजेरिया के ही एक लक्षण होते हैं। ठीक है, हड्डियों का पतला और कमजोर होना, हड्डियों का बहुत ज्यादा कमजोर होना, छोटी सी ही चोट में जहाँ हड्डी में कोई फ्रैक्चर्स नहीं आने चाहिए थे वहां पर फ्रैक्चर आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं होने लग जाती हैं। और हृदय और रक्त वाहिकाओं की समस्या होना, जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम का होना। देखा हमने शुरू में ही देखा था, 13 से 20 साल की उम्र के बच्चे हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं जिन्हें प्रोजेरिया होता है। ठीक है, छोटी सी उम्र है, क्या क्या ही उम्र है, क्या ही जमाना देखा है अभी 13 से 20 साल में। ठीक है, तो उसी में प्रोजेरिया जो है हमारी बीमारी, एक प्रकार का विकार, वो हमारे बच्चों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब इसके कारण क्या होते हैं, कारण देखते हैं। LMNA जीन में म्यूटेशन, यह जीन नाभिक की पहले देखते हैं इसके बारे में क्या है। LMNA जीन में म्यूटेशन, यह जीन नाभिक की संरचना के लिए जिम्मेदार प्रोटीन लेमिन ए का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है, लेमिन ए का निर्माण करता है। ये LMNA क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन है, जीन है, वो जीन है हमारे, ठीक, प्रोटीन है जो क्या करते हैं, जीन में म्यूटेशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह क्या करेंगे हमारे जीन में नाभिक संरचना के लिए, हमारी नाभिक संरचना के लिए जिम्मेदार प्रोटीन लेमिन ए का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, लेमिन ए का निर्माण करते हैं। कौन से म्यूटेशन, LMNA जीन में क्या करेंगे, म्यूटेशन का निर्माण करेंगे, म्यूटेशन अर्थात प्रोटीन लेमिन ए का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, इस जीन में बदलाव नाभिक की संरचना और कोशिका की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जीन में जो बदलाव होगा हमारे, वो क्या करेगा, हमारे नाभिक संरचना और कोशिका की उम्र की बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। अगर हमारे जीन्स बदलते हैं तो हम जल्दी से, मानो हमारे जीन्स कैसे होने लगे, एक बूढ़े व्यक्ति के समान होने लगे, तो हमारी क्या होगी, वो भी शारीरिक संरचना भी हमारी बढ़ती चली जाएगी, बदलती चली जाएगी। ठीक है, बीमारी आमतौर पर स्वतः उत्पन्न म्यूटेशन के कारण होती है, माता पिता से सामान्य जीन आते हैं। ठीक है, जो बीमारी है हमारी प्रोजेरिया नामक, वो जो विकार है वो स्वतः उत्पन्न म्यूटेशन से होते हैं। ठीक है,
उत्पन्न म्यूटेशन के कारण होते हैं, ठीक है। उत्पन्न होते हैं किसके कारण? म्यूटेशन के कारण होती हैं। माता पिता से सामान्य जीन आते हैं, माता पिता से तो सामान्य जीन आते हैं हमारे, ठीक है। उन्हीं के कारण जो म्यूटेशन आ रहे हैं, जीन्स आ रहे हैं माता पिता से, उनके ही कारण हमारे अंदर ये प्रोजेरिया नामक जो बीमारी है वो उत्पन्न होती है। अब इसके उपचार क्या हैं, इनके लिए क्या सुझाव दिए जाते हैं? प्रोजेरिया का कोई स्थायी इलाज नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या है ये इसकी एक कि इसका कोई स्थायी इलाज ही नहीं है, ठीक है। कोई स्थायी इलाज नहीं है कि प्रोजेरिया बीमारी है तो इससे हम बच्चों का इलाज करके उन्हें सुधार सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी इसके जो लक्षण हैं उनको नियंत्रित करने के लिए या उसकी जीवन की थोड़ा जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कुछ उपचार किए जा सकते हैं, लेकिन इसका कोई स्थायी उपचार नहीं होता है। अब यहीं से सीधा प्रश्न बनेगा, कौन सा हमारा मनोशारीरिक विकार है जिसका कोई उपचार, स्थायी उपचार ही संभव नहीं है, ठीक है। तो उत्तर बनता है इसका प्रोजेरिया। चलिए आगे क्या है इसकी, इसके जो लक्षण हैं उनको नियंत्रित करने के लिए या जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ उपचार किए जा सकते हैं। हृदय रोग का इलाज कर सकते हैं और उनकी नियमित जांच कर सकते हैं। हड्डियों और जोड़ों की देखभाल कर सकते हैं, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ उपचार किए जा सकते हैं, ठीक है। भोजन और पोषण का संतुलन करना, पोषक तत्वों का आहार करना, भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना, लाइफस्टाइल और शारीरिक व्यायाम चिकित्सक की सलाह से, ठीक है। और क्या करना, लाइफस्टाइल अर्थात जो जीवन शैली और शारीरिक व्यायाम के हमारे चिकित्सक होते हैं उनसे सलाह लेना अपने विषय में, ठीक है, अपने शारीरिक संरचना के विषय में। इस प्रकार से कुछ लक्षणों का उपचार किया जा सकता है और जो प्रोजेरिया है उसका हमारा कोई उपचार, स्थायी उपचार नहीं होता है, ठीक है। अब चलो, अब अगला हमारा जो आया है छठे नंबर का, वो है डेलीरियम। डेलीरियम क्या है? दिमाग का असहज होना। यदि दिमाग हमारा असहज होता है तो हम डेलीरियम नामक बीमारी से ग्रसित हैं। डेलीरियम एक तीव्र मानसिक विकार है जो अचानक प्रकट होता है और इसमें व्यक्ति परिस्थितियों, समय और स्थान की सही जानकारी खो देता है। डेलीरियम नामक जो मानसिक विकार है वो एक तीव्र मानसिक विकार है और अचानक प्रकट होता है, ठीक है। अचानक अनायास ही प्रकट होता है और उसमें व्यक्ति परिस्थितियों को, ठीक है, समय और स्थान की सही जो जानकारी उसे थी उस जानकारी को खो देता है। सोच में गड़बड़ी होती है, ठीक है, सोच नहीं पाता है सही से, व्यवहार असामान्य हो जाता है, उसका जो बिहेवियर है वो भी असामान्य हो जाता है, ठीक है। एक तीव्र मानसिक विकार है डेलीरियम जिसमें मनुष्य अपने सोचने की क्षमता भी खो देता है, उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है और उसकी जो परिस्थितियां हैं या समय है या स्थान है उसकी सही जानकारी को भी मनुष्य, व्यक्ति खो देता है। अब इसके लक्षण क्या हैं देखते हैं। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, चीजों पर ध्यान नहीं टिकता। जब व्यक्ति किसी चीज में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, डेलीरियम से ग्रसित है। अचानक मानसिक भ्रम होना, कंफ्यूजन जिसे हम कहते हैं, समय, स्थान और पहचान में गड़बड़ी होना, गड़बड़ी अर्थात समस्या होना, पहचान ना पाना, समय का सही ज्ञान न होना, स्थान का सही ज्ञान न होना, ठीक है। उत्साह या सुस्ती, कभी अत्यधिक चंचल, कभी नींद में अधिक थकावट, ठीक है। यदि बहुत ज़्यादा उत्साह है, अत्यधिक चंचलता है उसके अंदर, तो भी वो डेलीरियम से प्रभावित है और बहुत ज़्यादा सुस्ती उसके अंदर है, अधिक नींद लेता है या थकावट अधिक होती है, तो भी वो डेलीरियम से प्रभावित है, ठीक है। भ्रमित भाषण और सोच, बातें समझ में नहीं आती, गलत जवाब देना, ठीक है। भ्रमित भाषण करने लग जाता है अर्थात जो बातें कोई व्यक्ति उसके सामने बोल रहा है वो उसे समझ में नहीं आती हैं, तो भ्रमित भाषण करता है, ठीक है, समझ नहीं पाता है बातों को जल्दी से और गलत जवाब उनके देने लग जाता है। परिचित लोगों और स्थानों को न पहचानना, ठीक है। जब व्यक्ति, जैसे याददाश्त जाने पर व्यक्ति अपने परिचितों को भी नहीं पहचानता है, तो ऐसे ही डेलीरियम से प्रभावित भी व्यक्ति भी परिचित लोगों को, जो उसके परिचित लोग हैं और जो उसका परिचित स्थान है उसको भी नहीं पहचान पाता है। और आंशिक या पूरी नींद का गड़बड़ होना अर्थात जो कभी थोड़ा नींद लेता था या पूर्ण नींद लेता था उसकी समस्या होना, या तो सो ही ना पाना या फिर बहुत ज्यादा सोना, ठीक है। दृष्टि या श्रवण भ्रम होना अर्थात आंखों में कोई चीज दिखाई देना, ठीक है। चीजें दिखाई देना या सुनाई देना वास्तविक नहीं होता है। जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो चीजें सुनाई दे रही हैं, जो आवाजें, वो वास्तविक नहीं होती हैं, ठीक है। इस चीज की समस्या हमारे डेलिरियम में हो सकती है। अब इसके कारण क्या है, किन कारणों से डेलिरियम होता है हमारा? संक्रमण, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या न्यूमोनिया होना, ठीक है। न्यूमोनिया, यदि व्यक्ति को निमोनिया होता है तो वो हमारा डेलीरियम का वो बनता है, एक कारण बनता है। दवा या शराब, नशे का प्रभाव अर्थात मादक पदार्थों का सेवन करना, दवाओं का सेवन करना, इससे भी डेलीरियम हो सकता है। शारीरिक रोग भी हो सकते हैं, हार्ट फेलियर जो व्यक्ति हैं उन्हें डेलीरियम हो सकता है।
किडनी या लीवर की समस्या होना, जिन्हें किडनी या अपने लीवर की समस्या है, उसके कारण भी डेलिरियम हो सकता है। सर्जरी के बाद विशेषकर बुजुर्गों में होती है, ठीक है? जो डेलिरियम है, यदि किसी ने सर्जरी करा रखी है तो वृद्धावस्था में बुजुर्गों को डेलिरियम की समस्या होती है। और मस्तिष्क में चोट या स्ट्रोक का होना, यदि मस्तिष्क में कोई चोट लगी है या स्ट्रोक हुआ है तो व्यक्ति क्या होता है, वो डेलिरियम से प्रभावित हो जाता है, अर्थात उसकी याददाश्त चली जाती है। कुछ भी चीज़ उसे, सही चीज़ों का ज्ञान उसे नहीं रहता है, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, इस चीज़ की उसे कोई जानकारी नहीं होती है। समय क्या हो रहा है, इस चीज़ की भी उसे सही जानकारी नहीं होती है। जो परिचित लोग उसके आमने-सामने हैं, कौन हैं, उसको भी वो नहीं जान पाता है, ठीक है? जिसे हम याददाश्त चले जाना कहते हैं। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, देखते हैं क्या है। हाइपर एक्टिव डिलीरियम होता है जिसमें चंचल, बेचैन, बोलचाल में अत्यधिक होना, हाइपर एक्टिव हो जाना, अत्यधिक सक्रिय हो जाना, ठीक है? और हाइपो एक्टिव डिलीरियम हो जाना, हाइपो एक्टिव अर्थात सुस्त हो जाना, सुस्त होना, नींद अधिक लेना, कम प्रतिक्रिया करना, ये हमारा हाइपो एक्टिव डिलीरियम होता है, ठीक है? जहाँ पर व्यक्ति, यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा चंचल है, बेचैन है, बोलचाल में अत्यधिक बोलचाल करता है, बातें करता है, तो वो हाइपर एक्टिव डिलीरियम से संबंधित ग्रसित है, ठीक है? या फिर यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुस्त है, अधिक नींद लेता है, कम प्रतिक्रिया करता है, तो वो हाइपो एक्टिव डिलीरियम से प्रभावित हो चुका है, ठीक है? और दूसरा मिश्रित इसका प्रकार होता है, जहाँ पर दोनों लक्षण एक जैसे, दोनों लक्षण एक साथ हों, जिस व्यक्ति में हाइपर भी हो और हाइपो लक्षण दोनों समय-समय पर एक साथ व्यक्ति पर हावी होते हों, ठीक है? अब इसके उपचार कैसे किए जाएँ? कारण का इलाज, संक्रमण, दवा और या समस्याओं, शारीरिक समस्या ठीक करना, ठीक है? जो इसके कारण है उनको, उनका इलाज करना, जैसे संक्रमण, दवा या शारीरिक समस्या को ठीक करने के लिए क्या क्या किया जाता है? उपचार, वो विचार दिए जाते हैं, ठीक है? परामर्श दिए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक देखभाल करना, ठीक है? मनोवैज्ञानिक देखभाल कैसे? सुरक्षा और शांत वातावरण प्रोवाइड करवाना, ठीक है? यदि व्यक्ति को डेलिरियम है, ठीक है? तो उसे क्या करना? सुरक्षित स्थान, जहाँ पर वो सुरक्षित रह सके, और शांत वातावरण, जहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और दवा, मेडिसिन्स, अगर रोगी व्यक्ति अत्यधिक उत्तेजित या भ्रमित हो, ठीक है? यदि जिस व्यक्ति को रोग है, वो अत्यधिक या तो उत्तेजित हो या उसे अत्यधिक भ्रम हो स्थानों का, समय का, तो उसे दवाएँ समय पे मिलती रहनी चाहिए, ठीक है? हाइड्रेशन और पोषण का ध्यान रखना, हाइड्रेशन का भी और पोषक तत्वों का भी ध्यान रखना। नियमित देखभाल, बुजुर्ग या गंभीर रोगियों में नियमित देखभाल चाहिए, ठीक है? एक रेगुलर उन्हें देखभाल की ज़रूरत होती है, भले ही वो बुजुर्ग लोग हैं या फिर गंभीर, जो जिन्हें डेलिरियम है, जिनकी याददाश्त जा चुकी है, उन लोगों को नियमित देखभाल देते रहना चाहिए, ठीक है? चलिए अब देखते हैं अपना अगला जो हमारा विकार है, डिस्टोपिया, ठीक है? काल्पनिक स्थिति होती है, जैसे फ़िल्म में आप देखते होंगे, कल्पना चलती रहती है, कोई ना कोई पात्र वहाँ पर सोच विचार करता रहता है, ठीक है? तो कल्पना स्थिति, काल्पनिक स्थिति है, बुरी काल्पनिक स्थिति है। डिस्टोपिया वह स्थिति है जहाँ समाज में अत्यधिक नियंत्रण, अत्याचार, असमानता और स्वतंत्रता की कमी होती है, ठीक है? वह स्थिति है जहाँ समाज में क्या होता है, अत्यधिक नियंत्रण होता है, कोई हमें अत्यधिक कंट्रोल करके रखता है, हमारे साथ अत्याचार होता है, असमानता होती है और स्वतंत्रता की कमी होती है। यह आमतौर पर साहित्य में होगा, साहित्य में तुम देखोगे, कहानी, कविताओं में, फ़िल्म में या राजनीति में चेतावनी के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। ये या तो फ़िल्म में चेतावनी के रूप में या फिर राजनीति में चेतावनी के रूप में इनको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है? चलिए आगे देखिए, मुख्य लक्षण या विशेषताएँ इसकी क्या हो सकती हैं? कठोर शासन या तानाशाही का होना, नागरिकों की स्वतंत्रता कम या समाप्त कर देना, ठीक है? नागरिकों की स्वतंत्रता को कम कर देना या समाप्त कर देना, ये इसका मुख्य लक्षण या विशेषता है, ठीक है? और सामाजिक असमानता होना, अमीर और गरीब के बीच बड़ा फैसला होना, ठीक है? फ़िल्मों में देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। साहित्य में भी तुम देखोगे, कहानियाँ पढ़ोगे तो वहाँ पर भी तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है? और आगे नियंत्रित जीवन, नियम और कानून अत्यधिक कड़े होना, बहुत ज़्यादा कड़े कानून होना, जैसे अभी वर्तमान में उत्तर कोरिया में देखोगे तो कठोर शासन या तानाशाही चलती है वहाँ पे, ठीक है? जो उनका तानाशाह है, वो अत्यधिक कठोर तानाशाही करता है, नागरिकों की स्वतंत्रता को कम किया हुआ है उसने, पूर्ण स्वतंत्रता उन्हें नहीं है। और उनके जीवन को नियंत्रित किया हुआ है, नियम कानून उनके लिए अत्यधिक कड़े बनाए गए हैं, ठीक है? और क्या है, निगरानी और भय का माहौल होना, जैसे हर क्रिया पर नज़र रखी जाती हो, जैसे हमारे हर कार्यों पर नज़र रखी जाती हो। और आगे संसाधनों की कमी होना, भोजन, पानी, स्वास्थ्य या शिक्षा तक सीमित पहुँच,
सीमित पहुंच होना अर्थात बहुत कम पहुंच होना, पूर्ण पूर्ण स्वतंत्रता के साथ पहुंच ना होना, ठीक है। असत्य और प्रोपगेंडा, ठीक है, नागरिकों को भ्रमित करना, प्रोपगेंडा मतलब नागरिकों को भ्रमित करना और सच छुपाना। जो समस्या है, सामाजिक समस्या भले ही है, उसे नागरिकों से छुपाना और नागरिकों को भ्रम भ्रम में रखना, ठीक है। इसके उदाहरण क्या हो सकते, उदाहरण के लिए देखो, साहित्यिक उदाहरण है, ठीक है। 1984 जॉर्ज ऑरवेल की किताब यह सरकार हर चीज पर नियंत्रण रखती है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, जॉर्ज ओवर ऑरवेल ने, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल ने किताब लिखी कि जहां सरकार हर चीज पर नियंत्रण रखती है, वो भी हमारा क्या है, एक विकार ही है, ठीक है। कैसा विकार है हमारा? डिस्टोपिया नामक विकार है, काल्पनिक विकार है, जहां पर सरकार हर एक चीज पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। द हंगर गेम्स, द हंगर गेम्स मतलब कट्टरपंथी शासन और सामाजिक असमानता को दिखाना, ठीक है। और क्या है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तकनीकी और वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत समाज को दृष्टिगोचर कराना, समाज को दिखाना, ठीक है। ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकते हैं, ठीक है। जैसे जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 में किताब लिखी, जहां सरकार हर चीज पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, डिस्टोपिया का एक उदाहरण हो सकता है, ठीक है। उदाहरण कैसे? क्योंकि डिस्टोपिया में क्या होता है, जहां पूर्ण तानाशाही होती है, पूर्ण शासन किया जाता है जनता पर, वो हमारा डिस्टोपिया कहलाता है। वास्तविक जीवन में डिस्टोपिया क्या हो सकता है? देखो, डिस्टोपियन अवधारणाएं अक्सर समाज के भविष्य में खतरे या चेतावनी के रूप में दिखाई जाती हैं। जो डिस्टोपियन हमारी अवधारणाएं हैं, उन्हें अक्सर समाज में भविष्य के लिए खतरे या चेतावनी के रूप में दिखाया जाता है। फिल्म में तुम देखोगे, अत्यधिक तानाशाही को फ्यूचर में हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है या हमारे लिए खतरा हो सकता है। ये इस प्रकार हमें चेतावनी के रूप में फिल्मों में दिखाया जाता है, अत्यधिक तानाशाही को, अत्यधिक दबाव को, अत्यधिक अस्वतंत्रता को। यह यह दिखाने के लिए प्रयोग होती हैं कि यह दिखाने के लिए प्रयोग होती हैं कि यदि अत्यधिक नियंत्रण, भ्रष्टाचार और असमानता बढ़ी तो समाज कैसा होगा, ठीक है। इन्हें इस चीज को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि अत्यधिक या यदि अत्यधिक नियंत्रण हो या अत्यधिक भ्रष्टाचार हो या अत्यधिक असमानता बढ़ी तो समाज कैसा होगा। उसके लिए हम डिस्टोपियन अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं, अर्थात अत्यधिक तानाशाही का दिखाना या अत्यधिक भ्रष्टाचार का दिखाना, अत्यधिक कंट्रोल करना किसी को, उसको दिखाना लोगों को, या अत्यधिक असमानता दिखाना किसी फिल्म में या किसी किताब में। ये सारी चीजें क्या करती हैं, हम लोगों को डिस्टोपिया के बारे में बताती हैं, ठीक है, या भविष्य में खतरे के बारे में या चेतावनी के बारे में सचेत करती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है। अ, अगला जो हमारा विकार है, सोलिलोकी जिसे हम कहते हैं, या अपने आप से बात करना। फिल्मों में तुम देखते होगे, बहुत सारे जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं, उन वो क्या करते हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं। ये अपने मन में विचार चलता है, एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, कैमरा के सामने, वो बस बैठा हुआ है, लेकिन वॉइस ओवर करके बाद में उसके बोलने की आवाज डाली जाती है और ऐसा दिखाया जाता है जैसे अपने आप से व्यक्ति बात कर रहा है। तो ये भी हमारे साहित्य कल्पना से संबंधित है और हम वास्तविक जीवन में भी अपने आप से बात करते रहते हैं, लेकिन हमारे मनोवैज्ञानिकों ने हमारा अपने आप से बड़बड़ाना क्या है, विकार ना मान करके एक हमारा अपने आप से संप्रेषण करने की प्रक्रिया माना है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ और महत्वपूर्ण, अब लगभग और कुछ 7-8 हमारे विकार रह गए हैं। आज की कक्षा रखते हैं यहीं पे। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आप तक इसे विस्तार से, ठीक है, विस्तार पूर्वक आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि आप लोगों का भी लाभ हो, ठीक है। चलिए, पूरी कोशिश है कि आप लोग समझें क्या हो सकते हैं विकार, उनके क्या उपाय हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या कैसे उनका उपचार किया जा सकता है, किन कारणों से विकार हो सकते हैं। हम हर एक चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितना मुझसे हो पा रहा है उतना मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर। ठीक है, चलिए यहीं पे रखते हैं आज की कक्षा। धन्यवाद दोस्तों।